Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री की सीरीज़, जो हम शुरुआत करेंगे थीम 1 से, जिसका नाम है ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, और इस चैप्टर का अदर नेम है दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए, यहाँ पे आपने क्लास 8 में हड़प्पन सिविलाइजेशन, या मैं कहूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इसके बारे में अपनी 8 क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। तो यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो पूरा वीडियो का 100% कंटेंट है वो आप इसको समझ पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और तभी आपको पूरा चैप्टर जो है स्मूथली समझ में आ पाएगा। इसी के साथ ये पहला पार्ट है, तो चलिए इस चैप्टर को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, या मैं कहूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बोला ही जाता है, ये आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिरकार क्यों बोला जाता है, ये आपके मन में सवाल होगा। तो देखिए, इसकी लोकेशन के बारे में आप जानते ही हैं, जो कि इंडस वैली के आसपास है, इसके रिवर्स, इस जो वैली है इसके आसपास ज़्यादातर जो साइट्स हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो हमें मिली है। और यहाँ पे जो हड़प्पा नाम है, ये भी आपको पता चलना चाहिए कि जो हड़प्पा नाम है इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पहली साइट है जहाँ पे इस टाइप के जो यूनिक कल्चर जो हमें इस सिविलाइजेशन में मिलते हैं वो डिस्कवर किए गए थे। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट है, वो ये है कि जो ये रिवर इंडस, जो कि अभी पाकिस्तान में है फ़िलहाल इसकी लोकेशन, उसके आसपास जो है ये फ्लरिशिंग करना इसने स्टार्ट करा था लगभग 2600 BC के आसपास। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम बात करते हैं 2600 BC की, तो यहाँ पे आपके NCERT में दे रखा है 2600 BC से लेकर 1900 BC तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है। लेकिन आप कहीं और देखेंगे या किसी और रिकॉर्ड में देखेंगे तो आपको कहीं जगह मिलेगा 2500 से 1750 BC में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपको जगह जगह डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पीरियड जो है वो मिल सकता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी जिसे कार्बन 14 भी बोलते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे 2500 यानी 2500 से 1750 BC के जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपको 2600 से लेकर 1900 BC तक लेके चलना है, जो कि NCERT में आपके मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो सबसे लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मानी जाती थी पूरी दुनिया में। और उसी के साथ जो हड़प्पन जो था वो पहली साइट थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन जुड़े जितने भी एविडेंसेस हैं वो फाइंड किए थे। अब यहाँ पे आप सबको पता है ये एक टाइप का अर्बन सिविलाइजेशन है, क्योंकि इसकी प्लानिंग के हिसाब से जब आप आगे चल के धीरे धीरे मैं पढ़ाऊँगा, आपको समझाऊँगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इसकी जो राइटिंग है, लेकिन हालाँकि बहुत सारी इसकी स्क्रिप्ट बताई गई हैं, बहुत सारी राइटिंग्स हैं, जो कि अभी भी इसके बारे में ज़्यादा हम नॉलेज इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पे बात करें, देखिए 1900 BC के बाद से, यानी मैं कहूँ कि इसके डिक्लाइन के बाद से जो ज़्यादातर साइट्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। अब इसके कई सारे रीज़न दिए जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि फ्लड की वजह से हो गया, कई लोग बोलते हैं नेचुरल क्लेमिटीज़ हो गया, कई लोग बोलते हैं कि जो आर्यंस थे उन्होंने आके यहाँ पे पूरी जो है तबाह कर दिया। तो इस तरीके से अपने अलग अलग जो है लोग अलग अलग बेसिस के अलग अलग बुनियाद पे अपने अपने जो है तर्क देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1900 से ही क्या हुआ कि जो ज़्यादातर सिविलाइजेशन का पार्ट था ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली ऐसी मेजर सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया में, जो कि पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ इंडिया, जो भी प्रेजेंट डे इंडिया है करंटली, और पाकिस्तान, और इसकी डिस्टेंस की बात करें, कुल मिला के मेजरमेंट की बात करें, अराउंड 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक जो है वो पूरा फैला हुआ था। इसमें इंडिया पाकिस्तान का जो है वो जो पूरा कवर करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा मंडा से लेकर जम्मू से लेकर मंडा से बात करें तो जम्मू से शुरू होता है, और यहाँ पे दैमाबाद साउथ में, और फिर उसके बाद आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है, फिर नॉर्थ ईस्ट जिसे हम सुतका गेंदर बलूचिस्तान में है करंटली, जो कि पाकिस्तान में, इन तक एरिया तक पूरा फैला हुआ था। और ये जो सिविलाइजेशन है, ये मैं कह सकता हूँ रफली जो भी प्रेजेंट डे राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, पाकिस्तान है, और उसके कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं यहाँ तक कि वहाँ तक ये जो पूरा फैला हुआ था। तो इन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत झलक सुनाई है। अब चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करने से पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो कि टर्म्स, प्लेसेस और टाइम से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको हड़प्पन कल्चर से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी हड़प्पन कल्चर।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कल्चर का इस्तेमाल क्यों किया हमने। तो देखिए कल्चर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि काफ़ी डिस्टिंक्टिव हो स्टाइल में, काफ़ी यूनिक हो और जो सिर्फ एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलती हो, उसी को हम कल्चर से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि इस सिविलाइजेशन में आपको यूनिक टाइप ऑफ पोट्रीज़ मिलेंगी, यूनिक टाइप ऑफ जो है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया होगा और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा। ये 3 क्राइटेरिया मैंने आपको इस डेफिनेशन के साथ बता दिए, जिसको हम कह सकते हैं किसी भी सिविलाइजेशन को कल्चर से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पार्टिकुलरली हड़प्पन कल्चर के बारे में, तो यहाँ पे आपको सील्स मिल जाती हैं, बेट्स मिल जाते हैं, वेट्स मिल जाती हैं, सब देखिए स्टोन्स वगैरह होती हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में फिल्म वगैरह में या ड्रामा वगैरह में जो पहले राजा वगैरह जो पहनते थे अपने गले में, और उसी तरीके से कुछ रिलेटेड होते हैं बीट्स वगैरह, लेकिन ये अपने आप में यूनिक रहते हैं। यहाँ तक कि आपको कुछ बेक्ड ब्रिक्स भी मिल जाएंगे। और ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो अफ़गानिस्तान से, जम्मू से, बलूचिस्तान से जो कि अभी पाकिस्तान में, और गुजरात से, इन सारे एरिया से हमें मिले हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये कल्चर से भी हमें डिनोट कर सकते हैं इसे। तो इसी को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए जो सिविलाइजेशन में आपको पहले बता चुका हूँ 2600 से लेकर 1900 BC तक अकॉर्डिंग टू NCERT, और इस पीरियड को हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बात कर रखा है। जो मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ वो अब आपके काम आएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पर जो 3 चीज़ों में हमने डिवाइड कर रखा है इस पीरियड को। बिफोर 2600 BC जिसे हम कहते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर, फिर उसके बाद आता है मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो कि आपका कोर हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है पूरी तरीके से, जो कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद इसके बाद का जो पीरियड है उसे कहते हैं द लेट हड़प्पन कल्चर। तो देखिए मैंने आपको कल्चर के बारे में, इसकी डोनेशन के बारे में इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि जब मैं यहाँ पे कल्चर के बारे में बात करूँ तो आपके मन में सवाल ना उठे। तो देखिए अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो कि यूनिक होता है, ठीक है। उसकी स्टाइल वगैरह यूनिक होती हैं, क्राफ्ट वगैरह यूनिक होती हैं, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया होता है और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रहता है। तो यहाँ पे अर्ली हड़प्पन साइट्स कल्चर का कुछ अलग है, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन कल्चर का हमें अलग देखने को मिलता है, लेट हड़प्पन कल्चर का हमें अलग देखने को मिलता है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना, ताकि आप टाइम पीरियड इसका अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसमें कि आपका कलीबंगा है, लोथल है, राखी है, गारी है, धोलावीरा है, रूपर, हड़प्पा, और ये सारे के सारे जो हैं ये आपको यहाँ पे अपने मैप में मिल जाएंगे। जब आप मैप NCERT के उठाएंगे, जो आपका पेज नंबर 3 या 4 है, उसमें आप जब देखेंगे तो आपको अर्ली का भी मिल जाएगा और लेट हड़प्पन कल्चर का भी यहाँ पे आपको मैप देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें हड़प्पन आर्कियोलॉजी के मेजर डेवलपमेंट के बारे में, यानी क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मैंने देखिए ईयर वाइज आपके लिए पॉइंट वाइज मेंशन कर रखा है सारे के सारे टाइमलाइन। सबसे पहले होता क्या है, जो हड़प्पन आर्कियोलॉजी में जो आर्कियोलॉजी की शुरुआत होती है वो यहाँ पे 1875 से होती है, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम की जो रिपोर्ट होती है हड़प्पन सील को लेकर, जो कि 1875 में होती है। और यहाँ पे जो अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम है, ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। तो देखिए जो हड़प्पन सील के बारे में बात करूँ तो ये क्या होती है, तो देखिए सील का मतलब होता है मोहर, मुद्रा, इस टाइप की। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं हड़प्पन सील के बारे में, तो हम पॉसिबली बात करते हैं उन यूनिक आर्टिफैक्ट्स के बारे में हड़प्पन के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो कि कई टाइप के जो स्टोन होते हैं, जैसे कि स्टेटाइल, जो इस टाइप के जो स्टोन होते हैं उनसे बनते हैं। और जब भी आप देखेंगे तो आपके फिगर 1.1 में बुक में दे रखा है एक हड़प्पन सील आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे आपको एक एनिमल मोटिव्स मिलेंगे, जो कि कई टाइप्स के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर आपको स्क्रिप्ट वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक इस स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और कुछ साइंस वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जो कि वो छोड़े हैं, जैसे कि उनके हाउसेस, पोर्ट्स, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके टूल्स और सील्स। दूसरी भाषा में कहें, जितने भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं उनसे। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। और हम ये भी देखेंगे किस तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है, किस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन है वो कभी कभार चेंज हो जाती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट आपको सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगे जो अभी भी अननोन है, मिस्ट्री है, खुफिया है, पता नहीं है, और हो सकता है आने वाले समय भी ना पता चले। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में। तो यहाँ पे 1875 में आपको पता चल गया कि अलेक्जेंडर, जो कि डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने पहली रिपोर्ट बनाई हड़प्पन सील के ऊपर। फिर उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में अनाउंसमेंट की। 1925 में एग्जीबिशन शुरू की गई मोहनजोदारो में, जो कि एक साइट है। फिर उसके बाद 1944 में REM व्हीलर, जो कि डायरेक्टर जनरल बने ASI के। 1946 में जो REM व्हीलर थे उन्होंने हड़प्पा में एग्जीबिशन चालू कराई। 1955 में SR राव, जिन्होंने लोथल जो है वहाँ पे एग्जीबिशन चालू कराई। ये सब आपकी साइट्स हैं इन सिविलाइजेशन की। 1960 में BB लाल और BK थपर,
इन्होंने कलीबंगान में जो है एग्जीबिशन चालू कराई। फिर उसके बाद 1974 में M.R. मुगल, इन्होंने एक्सप्लोरेशन चालू कराया बहावलपुर में। और 1990 में R.S. बिस्त, इन्होंने धोलावीरा में यहाँ पे एग्जीबिशन चालू कराई। तो ये टाइमलाइन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, क्योंकि ये आपके MCQ में 1 वर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में, उससे पहले जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है मैच्योर हड़प्पन का, उसके बाद का उसे हम कहते हैं लेट हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अर्ली आर्कोलॉजिकल कल्चर, यानी क्या कोई हड़प्पन कल्चर से पहले कल्चर कोई था। तो देखिए यहाँ पे हमें कई सारे सेवरल आर्कोलॉजिकल कल्चर मिलते हैं जो कि हमें मैच्योर हड़प्पन से जो टाइम पीरियड है उससे पहले हमें मिलते हैं। अब ये जो कल्चर होते हैं ये काफ़ी डिस्टिंक्टिव होते हैं, उनकी पोट्रीज़ हो गई या इनके जो एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हो गए, पेस्टोलिज्म हो गया, कुछ क्राफ्ट है, ये सारे इन सबसे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ये सब अपनी अपनी तरीके से यूनिक होते हैं। और ये जो सेटलमेंट्स होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, और कोई हमें वर्चुअली कोई लार्ज बिल्डिंग इसमें नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि जो अर्ली हड़प्पन है और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें बहुत बड़ा ब्रेक है, क्योंकि यहाँ पे हमें लार्ज स्केल बर्निंग भी मिली है कई सारी साइट्स में, और एज वेल एज कई सारे सेटलमेंट्स में यहाँ पे सेटलमेंट्स की बर्बादी मिली है, या उनका ऐसा लगता है कि उन्हें पूरा भस्म कर दिया गया है। तो इस तरीके की अबैंडमेंट्स जो हैं हमें कई सारे सेटलमेंट्स की देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे उन सब की सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या थी। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ का मतलब है कि उनका जो गुजर बसर था, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या थी, किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कि उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने हिस्ट्री की जो बुक है उसमें देखेंगे, जो मैप 1 है इसी चैप्टर का, पेज नंबर 2 पे और पेज नंबर 3 पे, दोनों मैप आपका 1 और 2, इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो डेवलप हुआ है कुछ एरियाज़ में, वो उसी एरियाज़ में दोबारा डेवलप हुआ है जहाँ पहले अर्ली हड़प्पन कल्चर हुआ करते थे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिटी का, एक जगह का नाम लेता हूँ, वो है आमरी। तो यहाँ पे मैप 1 में आप देखेंगे आमरी मैच्योर हड़प्पन साइट्स में भी आपको मिलेगा, और वही आमरी आपको यहाँ पे एमरी नाल नाम करके अर्ली हड़प्पन जो साइट्स है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो इससे भी बदलता है कि यहाँ पे कुछ कल्चर्स थे जो कुछ ना कुछ सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स जो है शेयर करते थे, जिसमें कि आपके सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज भी इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखिए जो हड़प्पन्स थे वो कई वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोडक्ट्स ये सब खाते थे, जिसमें फ़िश भी इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ का मतलब यही है जिसमें हंटिंग हो, गैदरिंग हो, कल्टीवेशन हो, पेस्टोलिज्म हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई है। तो देखिए जो ज़्यादातर लोग थे वो प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, फिशिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर अपने खान पान के लिए निर्भर थे। अब यहाँ पे हमें कई सारे बोन्स मिलती हैं एनिमल्स की, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो इन सब के लिए अलग अलग टाइप के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि प्लांट्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आर्कियोबोटनिस्ट। ठीक है, आर्कियोबोटनिस्ट। और जो एनिमल यानी कि जितने भी पुराने ज़माने के हिस्टोरिकल एनिमल्स हो गए या हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं, और एनिमल वगैरह के जूलॉजी में जानकार भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्कोजूलॉजिस्ट, या हम कह सकते हैं उन्हें जू आर्कोलॉजिस्ट। तो ये सारे जो हैं इससे इंडिकेट करता है कि ये सारे जो हैं एनिमल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। तो ये सब हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। तो देखिए वही मैं यहाँ पे बात कह रहा था कि हमें कई सारे एविडेंसेस मिले हैं बोन्स के, जो कि प्रूव करता है कि जो यहाँ के लोग थे वो मीट खाते थे। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ये पता नहीं है कि हड़प्पन खुद इसको शिकार करते थे एनिमल्स को, या वो किसी का हुआ शिकार जाके खा लेते थे, कोई और शिकार करता था और जाके खा लेते थे। हालांकि हमें यहाँ पे फ़िश की, फाउल की, इन सब की बोन्स भी मिली हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे टेराकोटा का मतलब होता है, अगर हम अंग्रेज़ी में कहें तो ब्राउनिश रेड अनग्लेज पोट्री, यानी ब्राउनिश रेड जो कलर की पोट्री होती है, वो जो है ऑक्सन उस मॉडल का हमें मिलता है, प्लफ मिलता है, जो कि दिखाता है कि वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर भी निर्भर करते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से जो फूड थे, कौन कौन से टाइप के फूड थे वो लोगों में अवेलेबल थे उस टाइप के, उस ज़माने में, उस समय में कौन कौन से जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड थे वो लोगों में अवेलेबल थे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हड़प्पन जो थे वो कई वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोडक्ट्स खाते थे, जिसमें फ़िश भी इंक्लूड होता है। उसी के साथ यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे ग्रेन्स मिले हैं, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, लेंटिल्स हो गया, चिकपी हो गया, ये सारे के सारे हमें हड़प्पन साइट्स में मिले हैं। और यहाँ तक कि हम बात करें गुजरात की तो हमें मिलेट्स मिले हैं वहाँ पे, राइस जो है बहुत कम मिला है देखने को। फिर उसके बाद कैटल्स की बोन्स, फ़िश की बोन्स, फाउल की बोन्स, शीप की बोन्स, गॉट की बोन्स, बफेलो, पिग, बोर, डीर
और यहाँ तक कि घड़ियाल के बोन्स भी हमें कई साइट्स में मिले हैं। और स्टडीज़ ने यह भी इंडिकेट करा है ये एनिमल्स या तो डोमेस्टिकेट किए गए थे या तो किसी हड़प्पन जो है हंटिंग करता था इसकी, या वो कहीं से डोमेस्टिकेट किए जाते थे। तो ये सारे मैंने तरीके आपको पहले बता दिए हैं, जो कि आप पॉइंट वाइज यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है। इसकी आप क्वालिटी बढ़ा के, वीडियो क्वालिटी बढ़ा के एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हड़प्पन्स की, तो देखिए जो प्रेवलेंस है एग्रीकल्चर का यहाँ पे, वो हमें ग्रेन से मिल जाता है कि ग्रेन से हमें बहुत कुछ मिल जाता है देखने को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो हड़प्पन्स हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, और ये जो पूरा एग्रीकल्चर का प्रेवलेंस है वो हमें जितने भी ग्रेन्स मिलते हैं उन सबसे हमें काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल हो जाती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि जो एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उन लोगों की, उसको हम दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करें। और यहाँ पे एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जो वहाँ पे बीज वो लोग उगाते थे जो खेत में, तो वो क्या पूरी स्कैटर होती थी। तो ये सारे सवाल यहाँ पे छोटे मोटे सवाल उठते रहते हैं। अब देखिए जो रिप्रेजेंटेशन है सील्स की, टेराकोटा स्कल्पचर की, उससे तो हमें यही मिलता है कि जो बुल है, यानी जो भैंस है, जो पूरा खेत में आपने गांव वगैरह में देखा होगा, जिससे पूरी खेती करी जाती थी, तो ये सारे हमें वहाँ पे मिले हैं स्कल्पचर में, टेराकोटा में, मुद्रा में, इन सब में हमें देखने को मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली है और ऐसा पता लगाया है कि जो ऑक्सन थे उन लोगों का जो यूज़ है वो प्लफिंग के लिए किया जाता था। मोरओवर यहाँ पे जो टेराकोटा मॉडल्स थे प्लफ के, वो भी हमें कई जगह मिले हैं, जैसे कुछ साइट्स जैसे कि कोलिस्तान हो गया, बनावाली हो गया, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। तो इस तरीके की हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने ये तो जान लिया किस तरीके से एग्रीकल्चर वगैरह था, किस तरीके से वो प्लफिंग करते थे। अब यहाँ पे सिस्टम क्या था, यहाँ पे खेती वगैरह किस तरीके से की जाती थी, पूरा प्रोसेस क्या था। तो देखिए यहाँ पे जो फीड था उसको 2 सेट्स ऑफ फरोज़ में पूरा बांट दिया जाता था, 2 भागों में। उसमें होता क्या था कि यहाँ पे जो है जो इक्वल बांट देते थे और एक दूसरे के राइट एंगल में होता था। इससे क्या पता चलता है कि इससे पता चलता है कि डिफरेंट क्रॉप्स वहाँ पे अलग अलग एक ही खेत में उगाई जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ट्राई किया है कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है, क्या जो हड़प्पन्स थे वो स्टोन ब्लेड इस्तेमाल करते थे, जो कि मैं कह सकता हूँ जैसे लकड़ी है, लकड़ी में स्टोन ब्लेड्स लगा के फिर इस्तेमाल करते थे, या वो पूरा मेटल टूल का स्टोन ब्लेड होता था, यानी मेटल टूल और स्टोन ब्लेड होते थे। तो ये सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं वो कि सेमी एरिड लैंड में लोकेटेड हैं, तो इससे पता चलता है कि एरीगेशन ही वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, जो कि प्रोबेबली रिक्वायर होगा एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए हमें यहाँ तक कि इससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं, जैसे कि कैनाल्स वगैरह मिले हैं, जैसे आपने देखा होगा खेती में जो मेड़ वगैरह जहाँ पे पानी बहता है, तो वो सब हमें मिले हैं हड़प्पन साइट्स में, शोरतुगाई के अफ़गानिस्तान में। और लेकिन हमें ये अफ़गानिस्तान के एरियाज़ में तो मिले हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे हमें पंजाब और सिंध वगैरह एरिया में नहीं मिले हैं। तो आपको पता है किस लिए नहीं मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ रिवर एरिया है, तो वहाँ पे आपको जो कैनाल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए चांसेस ऐसा भी हैं कि यहाँ पे जो वाटर वगैरह है वो वेल यानी कुएं से निकाला जाता होगा इरिगेशन के लिए। इसी के साथ हमें कई सारे वाटर रिजर्वॉयर भी मिले हैं, जैसे कि गुजरात के एक धोलावेरिया साइट में मिला है हमें, जो कि हो सकता है वाटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो एग्रीकल्चर के लिए। उसी के साथ यहाँ पे जो भी देखिए प्रोसेसिंग है ग्राइंडिंग करने का, जैसे चक्की वगैरह में मिली है, जैसे चक्की गेहूँ पीसते हैं गांव वगैरह में, आप देखा होगा आपने, तो उस तरीके के मिले हैं। यहाँ पे हमें कई सारे वेसल्स मिले हैं, बर्तन वगैरह मिले हैं, जिसमें मिक्सिंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स थे वो हमें मिले हैं, और जो कि मेनली स्टोन के बने होते थे, मेटल के बने होते थे, या तो वो टेराकोटा के बने होते थे। तो आज हमने फ्रेंड्स ये पूरा जो है टॉपिक फिनिश किया है एग्रीकल्चर तक, जहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर का सिस्टम था वो हड़प्पन में, और या हम कह सकते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर में, या मैं कह सकता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो था। अगले पार्ट में हम जानेंगे, पार्ट 2 में, किस तरीके से जो मोहनजोदारो का जो पूरा आर्किटेक्चरल फीचर था उसके बारे में जानेंगे, और उसके टाउन प्लानिंग के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जानेंगे स्मूथली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो की पूरी आपको कैसे लगी ये वीडियो, आप फीडबैक ज़रूर देखिएगा कमेंट में, और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी जल्द से जल्द आने वाला है। और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे आशा है आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको कोई भी एजुकेशन अपडेट्स और एजुकेशन वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।